Good evening class. Myself Adarsh sir. As a teacher, राणा कोचिंग एकेडमी कोटा साहिब। तो हम आज बात करेंगे वर्ष 2024-25 की जो जेवीटी टेट, टीजीटी टेट और जेवीटी कमीशन और टीजीटी कमीशन की जो वैकेंसीज जो आपकी आउट हुई है और जो आगामी वर्ष में होने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे कि हमारा जो कोचिंग जो संस्थान है 1 अप्रैल 2025 से नेक्स्ट जो मंथ है आपका 1 अप्रैल 2025 को हम एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं जो स्पेशली जेवीटी टेट, टीजीटी टेट और कमीशन, टीजीटी टेट और कमीशन के लिए स्पेशली रहेगा। टाइमिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम में रहेगा और एज स्पेशली जेवीटी और टीजीटी टेट और कमीशन के लिए हम जो मटेरियल उपलब्ध करेंगे उसको हम भिन्न भिन्न टीचर्स के द्वारा और भिन्न भिन्न बेहतर तरीके से उसको बेहतर बनाने के लिए स्पेशली क्या है टीचरों के द्वारा एफर्ट किया जाएगा। अगर हम बात करें टीजीटी आर्ट्स, जेवीटी टेट, कमीशन, तो उसके लिए अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिमाचल जी ये आपको कवर करवाऊंगा लगभग 3 से 4 मंथ के भीतर। 3 से 4 मंथ के भीतर ये आपको सारे सिलेबस सब्जेक्ट जो है कवर करवाए जाएंगे। हिस्ट्री क्योंकि आपका जो टीजीटी आर्ट्स है जिनका कमीशन है सिलेबस काफी वेल्थ है, काफी ज्यादा लंबा सिलेबस है और लंबा होने के कारण क्या है ऐसा नहीं है कि हमारे को केवल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या एचपीजी ही पढ़ना है, क्योंकि सबको पता है कि पैटर्न क्या है। यदि पैटर्न इस प्रकार से है कि अगर हमीरपुर बोर्ड के द्वारा आपका कमीशन करवाया जाता है तो साधारण सी बात है कि पेपर आपके पेपर आपका 1 होगा और अगर एचपीजीएससी आपका जो है एग्जाम करवाता है, कमीशन करवाता है 2025 का 25-26 का, तो आपके पास पेपर जो होंगे वो पेपर 1 है, पेपर 2, 2 पेपर आपके कंफर्म है। ये तो पैटर्न है, परंतु हमें देखना है कि अगर पेपर 2 में जो आपका सिलेबस रहेगा टीजीटी आर्ट्स का, टीजीटी आर्ट्स कमीशन का, उसमें लगभग 170 या 200 क्वेश्चन आने की संभावना है। पहले उसमें 170 क्वेश्चंस आते थे जिनको आपने लगभग 85 मार्क्स का जो है पैटर्न रहता था और इस तरीके से इस बार डॉक्यूमेंटेशन आपका थर्ड क्लास का डॉक्यूमेंटेशन खत्म कर दिया है गवर्नमेंट के द्वारा और इसीलिए अब लगभग जो है 200 क्वेश्चंस आपके पेपर 2 में रहेंगे जो आपके लगभग पर क्वेश्चन हाफ मार्क्स का रहेगा और इस तरीके से 200 क्वेश्चन आने के पश्चात आपका जो है 100 नंबर का आपका जो है पेपर रहेगा। अब 200 क्वेश्चंस जो आपके पास रहेंगे उनमें से लगभग 60 to 80%, 60 to 75% का जो सिलेबस है ये टीजीटी कमीशन, टीजीटी आर्ट्स जो कमीशन है चाहे टेट है वो इन सब्जेक्ट में से रहता है, सबको पता है ये बात। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिमाचल जीके, एनवायरनमेंट साइंस या फिर आपका जो है जनरल साइंस, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन लगभग 60 to 65 के एडगेट क्या है आपका क्वेश्चन रहता है। अब अगर हम बात करें थोड़ा अलग-अलग सब्जेक्ट को लेकर के चले कि किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करना है कमीशन का भी और टेट का भी। जिन बच्चों का टेट हो गया है वो कमीशन पे ध्यान दे रहे होंगे, इस समय कमीशन की तैयारी करने बैठे हैं और समझ नहीं आ रहा है कि कहां से शुरू करना है और कहां पर एंड करना है, तो उनके लिए मैं बता दूं जिनका कमीशन टीजीटी कमीशन है, खास करके टीजीटी आर्ट्स का या फिर जेवीटी का कमीशन जिनका है, तो किस तरीके से आपको तैयारियां करना है। तो वैसे तो हमारे पास इवनिंग में और मॉर्निंग में दोनों जो टाइमिंग में बैच आपका अवेलेबल रहेगा, चाहे वो टीजीटी कमीशन का है, चाहे टीजीटी जेवीटी टेट का है, चाहे कमीशन का है, दोनों टाइमिंग में हमारा बैच अवेलेबल रहेगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो बेहतर से आप 2-3 दिन आप डेमो के लिए भी आ सकते हो। यहाँ पर फ्री में आपको डेमो कराया जाएगा और डेमो के लिए आपको जो है आपको बिठाया जाएगा क्लास में। अगर आप चाहो तो इस बात को चेक करने के लिए आप एकेडमी हमारा विजिट कर सकते हैं। एकेडमी के बारे में बात करें तो राणा कोचिंग संस्थान जो आपका पौंटा साहिब के जो तारवाला चौक है, तारवाला का जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा नियरेस्ट उसके समीप भी आपका जो है हमारा संस्थान रहेगा। और अदरवाइज अगर आपको फिर भी पता नहीं चल पाता तो दिए गए इसमें कांटेक्ट नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कांटेक्ट नंबर दिया जाएगा, इस नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। या फिर
अगर जो लोग मेरे को जानते हैं या फिर राणा सर को जानते हैं, आप हमें पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली आपकी बात करें फीस की, तो फीस का पहले आप डेमो लीजिए। आपको पहले डेमो से सेटिस्फाई कराया जाएगा किस तरीके से आपने पढ़ना है, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करना है। क्योंकि अगर मैं बात करूं अपने सिलेबस की, सब्जेक्ट की, खासकर हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड हिमाचल जीके, तो लगभग मुझे टीचिंग लाइन में लगभग 6 to 7 जो ईयर है वो लगभग इन सब्जेक्ट को मुझे पढ़ाते लगभग पौंटा साहिब के अंदर हो चुका है। मतलब 6-7 साल से मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि अगर आप लोग हमारे संस्थान में विजिट कर रहे हैं तो हम आपको संतुष्ट कराने की पूरी कोशिश करेंगे, लगातार कोशिश करेंगे। थोड़ा सिलेबस के ऊपर ध्यान देंगे कि किस तरीके से आपने एक सब्जेक्ट को उठाकर के चलना है। खासकर टीजीटी आर्ट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जिनका टीजीटी आर्ट्स का कमीशन है। तो सबसे पहले ऐसा नहीं करना है कि आप अलग अलग बुक्स खरीद लो, बुक्स खरीदने से कुछ नहीं होगा। आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा सब्जेक्ट को, कि किस तरीके से सब्जेक्ट को आपने प्रेफर करना है, किस तरीके से, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस है, चाहे इंडियन ज्योग्राफी है, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी है, चाहे आपका मैप है, चाहे आपका उसके अंदर आर्ट एंड कल्चर है, उन सब चीजों को हमें लेके चलना है। थोड़ा बात करेंगे आपका एक सब्जेक्ट को लेकर के कि किस तरीके से आपने सब्जेक्ट को मैनेज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री के सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि जो आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है वो किस तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि आपने कोई ल्यूसेंट की बुक पकड़ ली या फिर कोई बंडल कोई भी आपने किताब पकड़ ली है तो एक किताब से पढ़ने से आपका कमीशन क्या है वो करेक्ट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो उसको अलग अलग पार्ट्स में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे हिस्ट्री सबको पता है कि 3 भागों में डिवाइड की जाती है, जैसे आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो इनको जितना आप अलग अलग करके पढ़ोगे उतना आपके क्वेश्चंस को पेपर में सही करने की संभावना लगभग अधिक रहेगी। अब अगर हम प्राचीन इतिहास के बारे में बात करें तो ज्यादा आपने ऐसा नहीं है कि आपने पूरी कहानी पढ़नी है। इसमें जो सिलेक्टेड टॉपिक है, जो आपके जिसमें मेन क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़ा मैं आपको मोटा मोटा यहाँ बताने की कोशिश करूंगा कि आपने जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में है तो एंशिएंट हिस्ट्री में लगभग कहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन इस प्राचीन इतिहास में जैसे जो आपका पार्ट है हमारे हिस्ट्री का, इसमें जो आपके क्वेश्चंस बनते कुछ टॉपिक में आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। जैसे आपको पास यहाँ पर दिया होता है वैदिक काल। अब जो वैदिक काल है, वैदिक काल से लगभग 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। वैदिक काल से लगभग चाहे टीजीटी टेट है, टीजीटी का जो आपका आर्ट्स का टीजीटी आर्ट्स का टेट है, चाहे कमीशन है, उसके अंदर लगभग 3 से 4 प्रश्न आपके बनते हैं। क्योंकि जो वैदिक एज है, वैदिक एज को भी आपका 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। की ऋग्वैदिक काल की जो आर्ट एंड कल्चर था, राजनीतिक जीवन था लोगों का, वो किस प्रकार का था, किस प्रकार के लोगों का धार्मिक जीवन था। वैदिक काल है जैसे आपके जो ग्रंथ है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, जितने भी प्रकार के आपका वैदिक काल में हमारे जो प्राचीन साहित्य है उनके बारे में यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो ये आपका सिलेक्टेड टॉपिक है, इसको तो आपने बिल्कुल पढ़ना ही है। दूसरा जैसे आपका रिलीजियस की अगर बात करें तो मुख्यतः जैसे जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म, जैनिज्म एंड बौद्धिज्म, चाहे महात्मा बुद्ध थे, चाहे तो आपके स्वामी महावीर थे, चाहे आपके 24 अन्य तीर्थंकर थे, तो यहाँ से रिलेटेड भी आपके प्रश्न बनते हैं कि जैन धर्म के तीर्थंकर है, जैन धर्म का जो सामाजिक जीवन जैन धर्म काल में कैसा था, उस समय के जो है राजनीतिक जीवन लोगों का कैसा था, इन दोनों महापुरुषों के द्वारा किस तरीके से क्या है अपने जो जैनिज्म और बौद्धिज्म धर्मों को क्या है किस तरीके से आगे प्रोग्रेस का आपका उसका प्रचार प्रसार किया गया, और भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी इसका क्या है जैनिज्म और बौद्धिज्म का विकास कैसे हुआ। तो ये सारी चीजें जो है इसमें आपकी बनती है। इसके अलावा जैसे महाजनपद, आपने सुना होगा कि एंशिएंट काल में उत्तर भारत में या संपूर्ण भारत में 16 महाजनपदों में आपका जो है भारत आपका विभाजित था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि इस महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। जैसे आपने सुना होगा कि प्राचीन काल में 16 महाजनपदों में सबसे जो शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध था, जहां पर अनेक वंशों ने शासन करा, चाहे वो नंद वंश था, चाहे वो आपका हरेक वंश था, चाहे वो फिर आपका जो है आगे आपका जो है शिशुनाग वंश था या फिर आपका शुंग वंश था। तो ये सारे के सारे जो आपके टॉपिक है इस तरीके से एंशिएंट से बनते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक हैं यहाँ पर, जैसे आपका हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता का भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, चाहे आप किसी सेक्टर लेवल का एग्जाम दे दो, चाहे स्टेट लेवल का, चाहे वो टेट है, टीजीटी टेट है, चाहे जेईई टेट है, चाहे कमीशन है,
मैक्सिमम से इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, किस तरीके से इसका विकास हुआ, किस तरीके से इसका ह्रास हुआ, कौन कौन से आज तक इसके केंद्र खोजे गए, किस केंद्र की खोज किसने की है, और कौन सा केंद्र इसका किस चीज के लिए प्रसिद्ध था, ये सारी की सारी जो डिटेल है एंशिएंट हिस्ट्री से आपने कलेक्ट करनी है। और आपका जो है, अगर आप हमारे संस्थान में आते हैं तो इन सारी चीजों को आपको क्लास में आपके सारे का सारा बेस्ट से बेस्ट जो आपका मटेरियल है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ अगर इसी तरीके से अगर मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो मेडिवल हिस्ट्री में भी हमारे पास बहुत सारे टॉपिक उपलब्ध रहते हैं। चाहे हम बात करें विदेशी आक्रमणकारियों की, मोहम्मद बिन कासिम की, महमूद गजनवी की बात करें, मोहम्मद गौरी की बात करें, दिल्ली सल्तनत की बात करें, या फिर दिल्ली सल्तनत जो आपका लगभग 1206 से लेके 1526 तक जो आपका दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली में सुल्तानों ने राज किया, उनके बारे में बात करें, या फिर बात करें मुगल एम्पायर की। मुगल एम्पायर जिसमें कि लगभग पांच शासकों ने शासन किया, मुख्यतः मुगल वंश जो आपका टाइम पीरियड जिसका रहा 1526 से लेके लगभग 1707। ऐसा नहीं कि 1707 में मुगल एम्पायर खत्म हो गया था, परंतु 1707 तक का जो भारत था वो काफी ज्यादा सुदृढ़ और शक्तिशाली रहा मुगलों के नेतृत्व में। परंतु जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी थे, चाहे वो जहांदार शाह थे, चाहे वो बहादुर शाह फर्स्ट थे, चाहे आपका फर्रुख सियर थे, तो उतना कैपेबल वो शासक नहीं थे कि पूरे साम्राज्य, पूरे भारत को एकता के सूत्र में उसको बांध कर रख सके। इस तरीके का इस चीज का लाभ उठाया अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों का जब भारत में आगमन हुआ, ब्रिटिशर्स का या फिर विदेशी यूरोपीय कंपनियों का जब भारत में आगमन हुआ, तो इन स्थिति का लाभ उठाकर उन्होंने धीरे धीरे करके भारत को कैप्चर करना शुरू कर दिया, जिसके कारण भारत जो है मुगलों के हाथों से फिसल कर क्या है ब्रिटिश साम्राज्य के आपका जो हाथों में चला जाता है। तो ये कुछ स्थिति रही थी मध्यकाल में भारत की। इसी मध्यकाल में चाहे हम बात करेंगे सिखों की, सिख एम्पायर की, मराठा एम्पायर की, या फिर स्वतंत्र राज्य जैसे बंगाल था, या फिर अवध था, हैदराबाद के निजाम थे, बंगाल के नवाब थे। इस तरीके से यहाँ पर काफी ज्यादा जो आपका लंबा प्रोसेस रहा है, लगभग मेडिवल हिस्ट्री यहाँ से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और एंड देन आपका अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप एचपीपीएससी की तैयारियां कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, जेवीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, ऑल आवर एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। बिकॉज क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री है आपकी, उसमें लगभग आफ्टर 1857 की अगर बात करें, 1857 का जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह के पश्चात का जो इतिहास है इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं इसके बाद हुई जो आपका जहां पर कहीं ना कहीं हमारा जो भारत है वो काफी ज्यादा विकसित भी हुआ और पतन की और भी डिस्ट्रॉय, मतलब कि काफी ज्यादा विकसित भी हुआ और काफी ज्यादा हमारे को उसका नुकसान भी देखने को मिला। चाहे उसमें हम बात करें आपका बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं, धार्मिक आंदोलन हुए, जैसे ब्रह्म समाज था, थियोसॉफिकल सोसाइटी था, यंग बंग आंदोलन था आपका, और इसके अलावा जैसे प्रार्थना समाज था, या फिर रामकृष्ण मिशन था। किस तरीके से भारत में शिक्षा का विकास हुआ, गवर्नर जनरल, कौन सा गवर्नर जनरल ने क्या काम किया, और इसके साथ ही हमारे जो फ्रीडम, जो आपके फ्रीडम स्वतंत्रता को लेकर के जो मूवमेंट हुए, आंदोलन हुए, किस तरीके से उनका भारत में योगदान रहा, और किस व्यक्ति का किस आंदोलन से संबंधित क्या योगदान रहा। तो ये सारा जो इतिहास का सिलेबस है, इसको कवर करने के पश्चात ही आप हिस्ट्री में लगभग जो है, अगर आपके पास लगभग 50 के अराउंड 20-50 क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग आप उसमें से 80 या 90% आप कवर कर सकते हैं। वो आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा अगर आप हमारे संस्थान में विजिट करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो में आपको पूरा पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमने पढ़ना है, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, और कहां से हमने शुरू करना है हिस्ट्री को, कहां पर हमने एंड करना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मैंने जहां तक मुझे पता है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत लोगों को नॉलेज है, नॉलेज होना एक अलग बात है, और स्मार्ट स्टडी और किस तरीके से टॉपिक को पढ़ना बहुत आपके जो है बहुत कम लोगों को पता होता है। क्योंकि आप सभी लोग भी लगभग काफी लंबे समय से तैयारियां कर रहे होंगे किसी न किसी एग्जाम की, परंतु कहीं ना कहीं फिर भी गलती कर बैठते हैं। रीजन क्या है? रीजन है हम दिन सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई तो करते हैं, परंतु हमें समझ ही नहीं आता, खुद को तसल्ली नहीं दे पाते कि हमने पढ़ा क्या है। एक्चुअल में उसे पढ़ाई नहीं करते। देखो, किसी भी आज की डेट में इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतने सारे फैक्ट हैं जिनको याद रखना बहुत ही मतलब कम संभावना है जिनको याद रखना, क्योंकि फैक्ट और कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम पढ़ते हैं तभी हम क्या है नीचे लेवल से, जीरो लेवल से अगर शुरू करते हैं तभी हम जीरो लेवल से उठकर क्या है हाई लेवल तक जा सकते हैं। क्योंकि और आज की डेट में आपको पता है कि किस तरीके का पैटर्न बन रहा है पेपर का, और आने वाला जो कमीशन होगा
खास करके आने वाला जो जेबीटी है और टीजीटी का जो कमीशन होगा, वो आपका जिस तरीके से पहले पैटर्न हुआ करता था कि आपके सिंपल क्वेश्चन डाल दिया, 4 ऑप्शन डाल दिया और बात खत्म, तो इस तरीके का पैटर्न आपका वो आप भूल जाओ किस तरीके का पैटर्न रहेगा। क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन ही इतना है कि आप लगभग पैटर्न जो रहेगा, जो भी आपके उसमें क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा उनका 100, 200, 170 जो भी आपका क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा वो बड़ा खतरनाक होने वाला है। क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरीके से एचपीपीएससी का पैटर्न रहता है, किस तरीके से वो क्वेश्चन डालता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डालता है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन डालता है। तो आपको करना ये है कि आपको जीरो से शुरू करना है, बिल्कुल जीरो से शुरू करके आपको हाई लेवल तक के क्वेश्चन क्या है आपको कंप्लीट करने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। बाकी जो सब्जेक्ट है आपके पॉलिटिकल साइंस है, इंडिया ज्योग्राफी है, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो हम उसको भी आपको मैप के अकॉर्डिंग ड्रॉ करके, बिल्कुल हमें मैप के अकॉर्डिंग हम हर टॉपिक को आपको कराएंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का टॉपिक हो, हम अकॉर्डिंग टू मैप करेंगे ताकि आप लोगों को उसे, आप लोग एक बार पढ़ने के बाद उसको कभी भी आप भूल ना पाए। चाहे आप मास्टर बन जाए, चाहे स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाए, बड़े बच्चों को पढ़ाए, चाहे कहीं को पढ़ाए, आप कभी उस चीज को भूलेंगे नहीं। बशर्त है कि आप लोग कंटिन्यू रहेंगे और कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो इस तरीके से हम आपके लिए काफी ज्यादा एफर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप लोगों का सिलेक्शन सन 2025-26 में पक्का हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।